Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. लास्ट हमने स्केड्यूल 1 स्टार्ट किया था। स्केड्यूल 1 की हमने 2 एंट्रीज कर ली थी। स्केड्यूल 1 किसकी बात करता है सर? स्केड्यूल 1 जो है वो डीम्ड सप्लाई की बात करता है। डीम्ड सप्लाई का मतलब सर इस सप्लाई में कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सप्लाई माना जा रहा है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में आपने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, दैट कंसीडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कायदे से उसे सप्लाई नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 7(1)(c) ने स्केड्यूल 1 का जिक्र किया और स्केड्यूल 1 में लिखा कि भाई जो ट्रांजैक्शंस हम बता रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस में अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा। आसान शब्दों में बोले तो स्केड्यूल 1 किसकी बात करता है? डीम्ड सप्लाई की बात करता है। इसमें पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर द आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस की असेट, कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर अपने बिजनेस की असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर देता है और उस असेट पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले अवेल कर चुका है, तो भले ये ट्रांजैक्शन बिना कंसीडरेशन के हुआ है, इधर आपको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि इन्फोसिस ने अपने 1000 लैपटॉप्स क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। ये वो लैपटॉप्स थे जो उसने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदे थे और जब उसने परचेज किए थे तो वो इसके ऊपर आईटीसी ले चुका था। डोनेशन जो होता है वो परमानेंट ट्रांसफर होता है और बिना कंसीडरेशन के होता है। इन्फोसिस ने सारी कंडीशंस पूरी करी, लैपटॉप्स बिजनेस एसेट थी, परमानेंट ट्रांसफर किया यानी कि डोनेशन दिया, बिना कंसीडरेशन के दिया और इनके ऊपर वो आईटीसी अवेल कर चुका था। ये डोनेशन 1000 लैपटॉप्स की जीएसटी के अंदर सप्लाई में कवर हो जाएगी और इन्फोसिस को जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज की, अगर सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज की बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर सप्लाई हो रही है बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन बिना कंसीडरेशन के, तो उस सप्लाई को भी सप्लाई माना जाएगा जीएसटी पर्पस के लिए और उसके ऊपर भी जीएसटी कवर किया जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्संस को कहां पर डिफाइन किया गया था? सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया था कि अगर एक ही पर्सन के 2 अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है या एक ही स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो उसका हर एस्टैब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन है। ये 2 पॉइंट्स अपन कवर कर चुके थे। अब हम आज थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal। क्या बोल रहा है कि सर प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को गुड सप्लाई कर रहा है। प्रिंसिपल क्या कर रहा है सर? प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है और एजेंट वो गुड्स आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा। तो जो सप्लाई प्रिंसिपल ने एजेंट को करी है उस सप्लाई को डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा अगर उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल है मिस्टर मुकेश हैं। ये कौन है सर? ये प्रिंसिपल है। इन्होंने एक एजेंट हायर किया है मिस्टर आयुष। आयुष कौन है सर? आयुष एजेंट है। मुकेश क्या करते हैं सर? मुकेश जो हैं बिना कंसीडरेशन के गुड्स सप्लाई कर देते हैं मिस्टर आयुष को। गुड्स सप्लाई करते हैं विदाउट कंसीडरेशन। और फिर मिस्टर आयुष क्या करते हैं सर? मिस्टर आयुष आगे कस्टमर को गुड्स बेच देते हैं। सोल्ड करते हैं गुड्स इन हिज ओन नेम। इन हिज ओन नेम मतलब एजेंट अपने नाम पे गुड्स को बेच रहा है। एजेंट अपने नाम पे कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आयुष जब एजेंट बन के गुड्स को कस्टमर को बेचते हैं
तो ये जो सप्लाई हो रही है, ये जो सप्लाई हो रही है, जो आयुष कर रहा है कस्टमर को, ये जो सप्लाई हो रही है, इस सप्लाई में कंसीडरेशन भी होगा क्योंकि कस्टमर पैसा भी देगा आयुष को, और ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी होगी। तो सर ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई को कवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 7(1)(a। ये सप्लाई कहां है? 7(1)(a के अंदर। ये एक्चुअल सप्लाई है। और ये जो मुकेश ने सप्लाई करी है आयुष को, अपने एजेंट को, बिना कंसीडरेशन के, इस सप्लाई को कहां कवर किया जाएगा? सर इस सप्लाई को कवर किया जाएगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, रीड विद शेड्यूल 1। ये आपकी सप्लाई कहां बनेगी? सर ये आपकी सप्लाई बनेगी एज पर शेड्यूल 1। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आयुष अपने नाम पर गुड सप्लाई नहीं करता है, वो मुकेश के नाम पे कस्टमर को गुड सप्लाई करता है। मतलब यहां जो इनवॉइस इशू हुआ है, यहां जो इनवॉइस इशू किया गया है, अगर ये इनवॉइस, मैं स्टार लगा रहा हूं, अगर ये इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब कि आयुष ने जो इनवॉइस इशू किया है कस्टमर को, वो प्रिंसिपल के नाम का ही है, तो इस केस में ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। इस केस में ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। लेकिन अगर इनवॉइस इशू होता है इन द नेम ऑफ आयुष, इन द नेम ऑफ एजेंट, तो उस केस में जो प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई करी है, तो वो कवर हो जाएगी अंडर शेड्यूल 1। बात समझ में आ रहा है? कुल मिला के अगर आसान भाषा में बोलूं, अगर आयुष इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, आयुष अगर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, अपने नाम से बिलिंग करते हैं, तो उस केस में जो मिस्टर मुकेश ने मिस्टर आयुष को सप्लाई करी है, वो शेड्यूल 1 में आ जाएगी, अगर वो सप्लाई बिना कंसीडरेशन के है तो। इसी तरीके से कई बार हम एजेंट को हायर करते हैं, कई बार हम एजेंट को हायर करते हैं कि हमें गुड्स परचेस करके दो। तो सप्लायर से एजेंट गुड्स खरीद रहा है, सप्लायर से एजेंट गुड्स खरीदता है, और एजेंट वो गुड्स आगे प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर देता है। एजेंट को गुड्स देता है और एजेंट वो गुड आगे प्रिंसिपल को दे देता है, और इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में देता है। इसने आगे गुड्स सप्लाई करे हैं विदाउट कंसीडरेशन। तो जो ये सप्लाई करी है एजेंट ने विदाउट कंसीडरेशन, ये आपकी कवर हो जाएगी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर, यानी कि शेड्यूल 1 के अंदर। और जो सप्लायर ने गुड सप्लाई करे होंगे एजेंट को, तो सप्लायर तो एजेंट से पैसा मांगेगा, और सप्लायर इनवॉइस किसको इशू करेगा? इनवॉइस इशू करेगा एजेंट को। ये जो गुड सप्लाई हुए हैं, ये एक्चुअल सप्लाई है, ये डीम्ड सप्लाई नहीं है, ये आपकी एक्चुअल सप्लाई है, और ये आपकी कवर होगी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में, जहां पर कंसीडरेशन भी है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। फिर से बोल रहा हूं, एजेंट ने जो प्रिंसिपल को सप्लाई करी है, ये डीम्ड सप्लाई है क्योंकि ये बिना कंसीडरेशन के है। सिमिलरली यहां पर प्रिंसिपल ने जो एजेंट को सप्लाई किया था, वो भी आपका डीम्ड सप्लाई था क्योंकि कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है? और अगर आसानी से समझना है तो इसको आप बोल सकते हो कि ये एजेंट जो है वो हमारा सेलिंग एजेंट है, और यहां पर आप बोल सकते हो कि जो एजेंट है वो हमारा बाइंग एजेंट है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो एजेंट होना चाहिए वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐड कर रहा हो। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐड कर रहा हो मतलब कि जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स बेचे तो अपनी इनवॉइस पे बेचे।
मतलब कि उसने प्रिंसिपल से गुड्स खरीदे हैं और बाद में उसने आगे गुड्स बेचे और इनवॉइस एजेंट ने अपने नाम से इशू किया। सिमिलरली सप्लायर ने जब एजेंट को गुड्स बेचे तो जो इनवॉइस इशू करी उस इनवॉइस में एजेंट का नाम लिखा, और एजेंट ने जब आगे प्रिंसिपल को गुड्स दिए तो ये इनवॉइस एजेंट ने इशू करी और इस इनवॉइस में उसने प्रिंसिपल का नाम लिखा। दैट मींस कि एजेंट जो है वो अपनी इनवॉइस इशू कर रहा हो दोनों ही केसेस में, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। अगर ऐसा है तो सप्लाई शेड्यूल 1 में आएगी। अगर एजेंट इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एक्ट नहीं कर रहा है तो सप्लाई शेड्यूल 1 में नहीं आएगी। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा दूसरा एग्जांपल भी। चलो पहले इसका एग्जांपल देख लो। अ कंपनी इज लोकेटेड इन नागपुर and employs an agent in the Mumbai to undertake the sales on behalf of the company. Goods transferred by the company to the premises of the agent in the Mumbai would qualify as supply. तो एक कंपनी लोकेटेड है नागपुर में, उसने एजेंट रखा मुंबई में कि एजेंट नागपुर वाली कंपनी के बिहाफ पे क्या करेगी, गुड्स बेचेगी। नागपुर वाली कंपनी ने मुंबई की एक कंपनी को हायर किया जो कि उसका एजेंट बनेगी और मुंबई में उनके गुड्स को सेल करेगी। तो नागपुर से जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई करेगा मुंबई में बिना कंसीडरेशन के, तो ये शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा और इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, उल्टा हो गया। एजेंट अब प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई कर रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स खरीद रहा है और बाद में प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई कर रहा है। जैसे एक कंपनी है, लोकेटेड है कानपुर में, इसने एजेंट एम्प्लॉय किया है जयपुर में टू अंडरटेक परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो कानपुर की कंपनी ने जयपुर में एजेंट को हायर किया कि हमारे बिहाफ में तुम राजस्थान से जयपुर से गुड्स को परचेज करो। अब जयपुर वाला जब गुड्स प्रोक्योर करता है, ट्रांसफर करता है कानपुर में, तो इसे सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोल रहा था कि एजेंट इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एक्ट करना चाहिए, वो बात यहां पर इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इफ द एजेंट हैज द अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ द गुड्स, agent has the authority to pass or receive the title of the goods on behalf of the principal. That is where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name. Then any provision of goods from the principal to the agent would fall within the schedule 1. क्या बोला उसने कि अगर एजेंट के पास अथॉरिटी है टाइटल ट्रांसफर करने की, या एजेंट के पास अथॉरिटी है टाइटल रिसीव करने की, प्रिंसिपल की जगह पर, प्रिंसिपल की जगह पर एजेंट टाइटल दे सकता है, प्रिंसिपल की जगह पर एजेंट टाइटल ले सकता है, तो ही एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो सप्लाई होगी वो शेड्यूल 1 में आएगी। हाउएवर वेयर द invoice is issued by the agent to the customer in the name of the principal, such agent shall not fall within the schedule 1. तो अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस दे रहा है, इसका मतलब एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है टाइटल ट्रांसफर करने की, और अगर एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है टाइटल ट्रांसफर करने की तो फिर वो शेड्यूल 1 में नहीं आ रहा है। वो प्रिंसिपल एजेंट शेड्यूल 1 में आएंगे जहां पर एजेंट के पास अथॉरिटी हो टाइटल ट्रांसफर करने का। Similarly, where the goods being procured by the agent on behalf of the principal are invoiced in the name of the agent, then further provision of the said goods by the agent to the principal would be covered by the schedule 1. यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि सप्लायर जब एजेंट को इनवॉइस देगा तो इस इनवॉइस में प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखा होगा, इस इनवॉइस में एजेंट का नाम लिखा होगा, और एजेंट आगे जब प्रिंसिपल को गुड्स देगा तो वो इनवॉइस इशू करेगा और उसमें वो किसका नाम लिखेगा, प्रिंसिपल का नाम देगा। मतलब कि एजेंट के पास अथॉरिटी है टाइटल रिसीव करने की। यहां पर सेकंड वाले केस में इसके पास अथॉरिटी है टाइटल रिसीव करने की, और पहले वाले केस में यहां पर इसके पास अथॉरिटी है टाइटल ट्रांसफर करने की। अगर ऐसा है तभी आप शेड्यूल 1 में आएंगे, अदरवाइज आप शेड्यूल 1 में नहीं आएंगे। फिफ्थ पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस
बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या बोला उसने कि अगर किसी टैक्सेबल पर्सन ने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है अपने किसी रिलेटेड पर्सन से, अपने किसी रिलेटेड पर्सन से या फिर अपने ही किसी और एस्टैब्लिशमेंट से जो कि इंडिया के बाहर है, और ये जो सर्विसेज इंपोर्ट हुई हैं वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुई हैं, तो सर बिना कंसीडरेशन के रिसीव हुई सर्विस भी आपकी सप्लाई बन जाएगी स्केड्यूल 1 में। ध्यान से समझना मेरी बात को। एक एक्स लिमिटेड है, ये मुंबई की है। इस एक्स लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड किधर की है? यूएसए की है। और वाई लिमिटेड कौन है सर? ये वाई लिमिटेड जो है ये होल्डिंग कंपनी है ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है। अब सर हुआ क्या है, वाई लिमिटेड से हमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज रिसीव हुई हैं। कौन सी सर्विसेज आई हैं सर? ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज आई हैं कि भैया बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं विदाउट कंसीडरेशन। तो एक्ट कहता है कि देख भाई, वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। सेक्शन 15(5) के हिसाब से वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन है। वाई लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड आपस में क्या है सर? ये आपस में रिलेटेड पर्सन है। और जब कभी भी इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज आती हैं तो इसे इंपोर्ट माना जाता है। यानी कि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया में क्या हुई हैं सर? ये इंपोर्ट हुई हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई है और ये सर्विस बिना कंसीडरेशन के इंपोर्ट हुई है। तो स्केड्यूल 1 कहता है कि सर अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सर, सर्विसेज बिना कंसीडरेशन के इंपोर्ट करते हो। चौथी कंडीशन सर, ये जो सर्विस आपने इंपोर्ट करी है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। चौथा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका रिलेटेड पर्सन है। अगर ये चार कंडीशंस आप पूरी कर देते हो, अगर ये चार कंडीशंस आप पूरी कर देते हो कि सर्विसेज का इंपोर्टेशन हुआ है, ये इंपोर्टेशन बिना कंसीडरेशन के हुआ है, ये इंपोर्टेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है, मतलब कि जो सर्विसेज हमने रिसीव करी हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए रिसीव करी हैं, और जिसने हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं वो हमारे साथ रिलेटेड है। ठीक है ना। अगर ये चार कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपकी सप्लाई कवर हो जाती है अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी रीड विद स्केड्यूल 1। बोलो भाई, क्लियर हुआ? सर दिमाग में एक डाउट आ रहा है, 7(1)(b) में भी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही थी, और 7(1)(c) के स्केड्यूल 1 के पॉइंट नंबर 5 में भी आपने इंपोर्ट की बात कर दी। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, इस कंफ्यूजन को जरा आप दूर करिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक चार्ट बनाता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मैं आपके लिए एक चार्ट बनाता हूं। इंपोर्ट हुआ है सर्विसेज का, इंपोर्ट हुआ है सर्विसेज का, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि क्या हमने इसके लिए कंसीडरेशन पे किया है कि नहीं किया है। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं और आपने कंसीडरेशन पे कर दिया है, यस,
तो सर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 7(1)(b) कहता है कि सर ये सप्लाई है। सेक्शन 7(1)(b) कहता है कि ये सप्लाई है। जब कभी भी सर्विसेज इंपोर्ट हो और कंसीडरेशन पेड हो, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है सर, ये आपकी सप्लाई है। अब अगर कंसीडरेशन पेड ना हो तो ये चेक करो कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यस और नो। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सर ये सप्लाई नहीं है। देखो पहली कंडीशन में हमने क्या चेक कर लिया कि कंसीडरेशन नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो सर ये सप्लाई है ही नहीं ना। अब अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो अब ये चेक करो कि सर ये सर्विस प्रोवाइडर आपसे रिलेटेड था कि नहीं था। जो सर्विस प्रोवाइडर था वो रिलेटेड पर्सन था कि नहीं था। अगर सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड पर्सन था, यस, तो सर ये सप्लाई है एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, रीड विद शेड्यूल नंबर 1, ये सप्लाई है। और अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है सर, फिर से ये सप्लाई नहीं है, फिर से ये सप्लाई नहीं है। बोलो भाई, कोई ऐसा प्राणी जिसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कोई दिक्कत है? सेक्शन 7(1) हमने कंप्लीट किया। सेक्शन 7(1) हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है सेक्शन 7(1)(a) की। सेक्शन 7(1)(a) क्या कह रहा है? Where the transaction is considered as supply under subsection 1, सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज थे, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई डिसाइडेड हो गया है ईदर इन क्लॉज ए और इन बी और इन सी, देन दे शैल बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रिफर्ड इन शेड्यूल 2। तो भैया जो भी ट्रांजैक्शन है उसे या तो गुड्स की सप्लाई माना जाएगा, या तो सर्विसेज का सप्लाई माना जाएगा, या तो जो शेड्यूल 2 बोले वो। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपने मोबाइल सेल किया, आपने मोबाइल सोल्ड किया, तो सर इसमें कोई डाउट नहीं है ये गुड्स का सप्लाई है। आपने इंटीरियर डेकोरेशन करवाया, तो सर यहां पर भी कोई डाउट नहीं है ये सर्विसेज का सप्लाई है, ठीक है ना। लेकिन सर हम रेस्टोरेंट गए, हम गैराज गए, यहां पर हमने फूड वगैरह खाया, गैराज में हमने अपना व्हीकल वगैरह रिपेयर करवाया, तो सर यहां पर रेस्टोरेंट के अंदर, गैराज के अंदर सर गुड्स भी सप्लाई होते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड होते हैं। मुझे पता है रेस्टोरेंट और गैराज इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों दूर दूर तक बिल्कुल फैले हुए हैं, दोनों अलग अलग दायरों में हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं और गैराज में भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं। ऐसे अनेकों ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर आपके गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं। तो शेड्यूल नंबर 2 कहता है कि सर अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पे गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई होते हैं, तो उन्हें या तो गुड्स का सप्लाई बोला जाएगा या तो उन्हें सर्विसेज का सप्लाई बोला जाएगा। और ऐसा करने में हमारी मदद कौन करेगा? सर ऐसा करने में हमारी मदद करेगा शेड्यूल नंबर 2। तो रीड करते हैं शेड्यूल नंबर 2, और शेड्यूल नंबर 2 का सीरियल नंबर 1 ट्रांसफर की बात कर रहा है। शेड्यूल नंबर 2 का पहला ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की बात कर रहा है। कह रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स। अगर आप किसी को गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करते हो तो यह सप्लाई किसकी है? सर ये गुड्स की सप्लाई है। जैसे कि रोटोमैक ने
पेन बेचे अपने कस्टमर को, तो पेन क्या है, पेन एक गुड है, हमने पेन का टाइटल कस्टमर को दे दिया, तो ये क्या माना जाएगा सर, ये गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं करा, आपने असेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर किया। तो अगर आपने असेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर किया है, देन इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जैसे आप गोवा घूमने जाते हो, तो गोवा घूमने के लिए आपने जूम कार से एक कार रेंट पे ले ली, आप 10 दिन गोवा रहे, तो 10 दिन उस जूम कार की कार में आपने गोवा को एक्सप्लोर किया। तो जूम कार ने क्या किया, आपको 10 डेज के लिए अपनी कार यूज करने का राइट दिया, और उसने आपसे पर डे 2000, 3000, 4000 व्हाटसोएवर द केस में भी उसने वो चार्ज आपसे कलेक्ट कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन दी कार कि आपने उनसे कौन सी कार ली है। बात समझ में आया ना? तो आप पर डे के हिसाब से जूम को कुछ पेमेंट कर रहे हो, और जूम आपको अलाउ कर रही है कि आप उनकी कार यूज करो गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। यहां पे जूम कार ने आपको गुड्स का राइट ट्रांसफर किया है, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है। तो जो जूम कार रेंटिंग कर रही है कार की, उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी ट्रांसफर of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at future date upon the payment of full consideration as agreed। तो कह रहा है कि सर अगर आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो फ्यूचर डेट में, जब आपको पूरा कंसीडरेशन मिल जाएगा, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। आपके दिमाग में बत्ती जली होगी, सर ये हायर परचेज ट्रांजैक्शंस की बात हो रहा है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हमें गुड्स का पोजेशन इमीडिएटली मिल जाता है, लेकिन टाइटल हमारे नाम पे तब ट्रांसफर होता है जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो हायर परचेज में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो तब आपको टाइटल मिलता है। तो एक्ट कहता है कि अगर आपको गुड्स में टाइटल मिल रहा है, अगर आपको गुड्स में टाइटल मिल रहा है इमीडिएटली चाहे तो फ्यूचर डेट में, इमीडिएटली चाहे तो फ्यूचर डेट में, दोनों ही केसेस में इसे हम क्या मानते हैं, दोनों ही केसेस में इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर करते हैं। तो कुल मिला के क्रक्स ये निकलता है कि कभी भी अगर आपको गुड्स में टाइटल मिल रहा है, कभी भी अगर आपको गुड्स में टाइटल मिल रहा है, चाहे तो वो टाइटल आपको इमीडिएटली मिल रहा है, चाहे तो वो टाइटल आपको फ्यूचर डेट में मिल रहा है, दोनों ही केसेस में इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। और अगर आपको गुड्स में टाइटल नहीं मिल रहा है, केवल गुड्स को यूज करने का राइट मिल रहा है, तब उस केस में इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। बोलो मेरे बच्चों, किसी को कोई तकलीफ, दुख, दुविधा, चिंता? अदरवाइज हम आगे बढ़ें। गुड्स का अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर राइट ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए अगला ट्रांजैक्शन आता है, लैंड एंड बिल्डिंग का अगर ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होगा? एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड को सर्विसेज माना जाएगा। एनी लीज, letting out of building including commercial, industrial, residential complex for the business or commerce wholly or partly। क्या बोला उसने? कह रहा है कि सर अगर आप कोई भी लैंड लीज पे देते हो, टेनेंसी पे देते हो, ईजमेंट पे देते हो, लाइसेंस पे देते हो, अब देखो नाम अलग अलग हैं, बेसिकली आप कर क्या रहे हो, लैंड किराए पे दे रहे हो और आप रेंट रिसीव कर रहे हो। अब इस ट्रांजैक्शन को आप लीज बोल सकते हो, इस ट्रांजैक्शन को आप टेनेंसी बोल सकते हो, लाइसेंस बोल सकते हो, ईजमेंट बोल सकते हो, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, लैंड को यूज करने का राइट दे रहे हो और उस राइट के बदले में कुछ पैसा चार्ज कर रहे हो। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोला गया है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर तुम बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पसेस के लिए लेट आउट करते हो, वो बिल्डिंग चाहे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो,
चाहे वो बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, अगर तुम उसे लेट आउट करते हो, उसे लीज पे देते हो, उसे रेंट पे देते हो, उसे हायर पे देते हो और बदले में कंसीडरेशन चार्ज करते हो, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट लैंड के बात करता है और दूसरा पॉइंट बिल्डिंग की बात करता है। काम दोनों में सेम हो रहा है, आप उन्हें लीज पे, रेंट पे, हायर पे, टेनेंसी पे दे रहे हो और बदले में रेंट चार्ज कर रहे हो। दोनों ही क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब आपके दिमाग में बत्ती जली होगी, सर आपको ध्यान आया होगा गुड्स। गुड्स में हमने साफ शब्दों में पढ़ा था कि भाई जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है। इसका मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। तो लैंड और बिल्डिंग कभी गुड्स नहीं हो सकते। दैट मींस लैंड और बिल्डिंग की खरीद और बेच पे जीएसटी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप लैंड और बिल्डिंग किराए पे देते हो और रेंट रिसीव करते हो तो इसे सर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और इस पे जीएसटी लगाया जाता है। अगला आता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। अगर आप किसी के दिए हुए गुड्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जॉब वर्क प्रोवाइड करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड। किसी और के दिए हुए गुड पे कोई प्रोसेस कैरी ऑन करते हो तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। जैसे XYZ प्रिंटर है, इन्होंने प्रिंटिंग जॉब किया है रोटोमैक के पेन्स पे। रोटोमैक ने पेन मैन्युफैक्चर किए और उसमें रोटोमैक लिखवाने के लिए उन्होंने पेन XYZ प्रिंटर को दे दिए और XYZ प्रिंटर से कहा कि हमारे पेन्स पे तुम रोटोमैक प्रिंट कर दो। तो XYZ ने प्रिंटिंग प्रोसेस किया है पेन्स के ऊपर, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, आपने शर्ट का कपड़ा खरीदा और आप टेलर के पास जाते हैं शर्ट स्टिच कराने के लिए। टेलर क्या करता है? टेलर स्टिचिंग प्रोसेस करता है और आपके क्लोथ को शर्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो टेलर ने जो स्टिचिंग प्रोसेस किया वो उस क्लोथ पे किया जो आपने प्रोवाइड किया था, ठीक है ना? उसने वो स्टिचिंग प्रोसेस किया उस क्लोथ पे जो आपने प्रोवाइड किया था। तो टेलर ने क्या किया है? टेलर ने आपको स्टिचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे के दिए हुए गुड्स पे कोई प्रोसेस कैरी करता है, कोई ट्रीटमेंट करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? जॉब वर्क बोला जाता है। और जो व्यक्ति जॉब वर्क करता है उसे जॉब वर्कर बोला जाता है। और जॉब वर्कर क्या देता है? सर्विसेज देता है। बात समझ में आ गया? जॉब वर्कर जो जॉब वर्क कर रहा है वो क्या है? बेसिकली सर्विसेज है। यहां तक कोई डाउट? दूसरे और तीसरे पॉइंट में कोई डाउट? चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट की बात करते हैं कि अगर बिजनेस की असेट ट्रांसफर होगी तो क्या होगा। Goods forming the part of business asset are transferred or disposed of by or under the direction of person carrying on the business so as no longer to form the part of those asset whether or not for a consideration। क्या बोला उसने कि भाई अगर तुम बिजनेस की असेट्स बेच रहे हो, वो गुड्स बेच रहे हो जो बिजनेस की असेट का पार्ट है, चाहे उसके लिए कंसीडरेशन मिला हो चाहे उसके लिए कंसीडरेशन ना मिला हो, दोनों ही केसेस में इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। दोनों ही केसेस में इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इन्फोसिस ने 1000 लैपटॉप्स खरीदे थे 1 जनवरी 19 को, जिनका वैल्यू था 10 लाख रुपए का और इस पे जीएसटी लगा था 1,80,000 रुपए का। और ये 1,80,000 का क्रेडिट अवेल किया जा चुका था इन जैन। ठीक है। अब इन्फोसिस ने क्या किया, इन लैपटॉप्स को जो उसने 1 जनवरी 19 को खरीदे थे, ये इसने
1 जनवरी 20 को इसने 600 लैपटॉप्स सोल्ड कर दिए फॉर रुपीस से 2 लाख और 400 लैपटॉप उसने डोनेट कर दिए। ठीक है, तो एक्ट कह रहा है कि बाबू जो ये इंफोसिस ने 600 लैपटॉप बेचे या इंफोसिस ने जो ये 400 लैपटॉप डोनेट किए, ये क्या है सर? ये सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब अगर मैं आपसे सेक्शन पूछूं कि सर कौन से सेक्शन में ये सप्लाई बन रही है, तो सर जब आपने 600 लैपटॉप बेचे हैं फॉर कंसीडरेशन, तो ये सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में चला जाएगा। और जब डोनेट करे हैं तो ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी शेड्यूल 1 के पहले पॉइंट में कवर हो जाएगा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट विदाउट कंसीडरेशन ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। बस शेड्यूल 2 ने आपको इतना बोला कि इंफोसिस ने जो ये एक्टिविटी करी है, 1 जैन 2020 को जब लैपटॉप उसने कंसीडरेशन के लिए बेचे या जब उसने लैपटॉप बिना कंसीडरेशन के ट्रांसफर किए, तो इस ट्रांजैक्शन को किस कैटेगरी में डाला जाएगा? इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। अच्छा जी, सर वो गुड्स जो बिजनेस के लिए थे उन्हें हमने प्राइवेट यूज में डाल दिया, और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर द यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन द बिजनेस, या फिर हमने इसे किसी और पर्सन को अवेलेबल कराया ताकि वो पर्सन इसे यूज करे, लेकिन वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है, किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस whether or not for a consideration is treated as supply of services। अगर आप अपने बिजनेस की असेट को पर्सनल यूज में डाल देते हो, चाहे उसके लिए कंसीडरेशन लो चाहे उसके लिए कंसीडरेशन ना लो, इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एग्जांपल देखो, बहुत क्लासिक एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने टेम्पररली ट्रांसफर किया है प्रोजेक्टर इंस्टॉल्ड इन हिज ऑफिस फॉर डिस्प्लेइंग प्री वेडिंग शूट ऑफ हिज सन इन द मैरिज फंक्शन। तो मैरिज फंक्शन में बेटे का प्री वेडिंग शूट रन करना था, और वो प्री वेडिंग शूट रन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, शोकेस करने के लिए हमें प्रोजेक्टर की जरूरत थी, और मिस्टर एक्स ने अपने ऑफिस में लगा हुआ प्रोजेक्टर उस मैरिज हॉल में प्राइवेट पर्पस के लिए यूज में लिया, जहां पर प्री वेडिंग को शो किया जाएगा या रन किया जाएगा। तो एक्ट कहता है कि जब मिस्टर एक्स ने उस प्रोजेक्टर को ऑफिस से निकाल के मैरिज में यूज किया, ये क्या बन गई सर? ये बन गई सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे हम क्या कलेक्ट करेंगे? जीएसटी कलेक्ट करेंगे मिस्टर एक्स से। अब ऐसा हो सकता है कि मिस्टर एक्स का बेटा ना हो, मिस्टर एक्स के दोस्त का बेटा हो, या फिर मिस्टर एक्स के पड़ोसी का बेटा हो। तो यहां पर अगर हम प्रोजेक्टर अपने फ्रेंड को दे देते हैं या फिर प्रोजेक्टर हम नेबर को दे देते हैं, तो यह कहलाएगा कि हमने बिजनेस की असेट किसी और पर्सन को दी जो उसे यूज करेगा अदर देन बिजनेस, क्योंकि शादी में चलेगा वो तो बिजनेस नहीं है ना, तो उसे क्या माना जाएगा? अदर देन बिजनेस। तो एक्ट कहता है कि जब भी आपने बिजनेस का असेट दूसरे किसी काम में लगाया तो इसे हम सर्विस मानेंगे, चाहे आपने इसके लिए कंसीडरेशन रिसीव किया हो, चाहे आपने इसके लिए कंसीडरेशन रिसीव ना किया हो। बोलो भाई, डाउट किसी को? आगे मूव ऑन करते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स ऑफ एनी बिजनेस carried on by a person who ceases to be a taxable person, ceases to be a taxable person।
shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. देखो क्या हुआ, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, ये रजिस्टर्ड पर्सन है और इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। मिस्टर एक्स हैं, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है और इनका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है। ठीक है, आज तारीख है 18 अगस्त। 18 अगस्त 2020 इन्होंने क्या किया, कोरोना चल रहा था, खर्चे बहुत ज्यादा थे, बिजनेस मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने 18 अगस्त 2020 को क्या किया, इन्होंने अपना शोरूम क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। शोरूम क्लोज कर दिया और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब जिस दिन इन्होंने शोरूम बंद किया उस समय इनके पास 18 अगस्त को, अगर आप इनका स्टॉक देखो तो 18 अगस्त को इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था कुछ 10 लाख रुपए का। इनके पास शोरूम में जो फर्नीचर था वो था इनके पास 2 लाख रुपए का। इनके पास कंप्यूटर था, ऑफिस में लैपटॉप्स थे, मान लेते हैं 1 लाख रुपए के। तो एक्ट कहता है कि जैसे ही तुम शोरूम क्लोज करते हो और तुम रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, तुम क्या हो जाते हो, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। तुम क्या हो जाते हो, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। अच्छा सर, हम हो गए सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब अब हम टैक्सेबल पर्सन नहीं हैं। याद करो मैंने आपको बताया था टैक्स कौन पे करता है। सर टैक्स इज पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्स इज पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन कौन था? सर टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति था जो जीएसटी में रजिस्टर्ड था, या फिर वो व्यक्ति था जो जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर था। और हम तो अब जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमने शोरूम ही बंद कर दिया। तो जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है और ना ही हम लायबल टू रजिस्टर हैं, तो अब हम क्या बन गए, अब हम सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गए, मतलब कि हम नॉन टैक्सेबल पर्सन हो गए। अब एक्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक्ट बोल रहा है कि बाबू तुम्हारे पास जो ये सामान पड़ा हुआ है ना, तुम्हारे पास जो ये सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए का, फर्नीचर पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का, कंप्यूटर पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, हम ये डीम कर लेंगे, हम ये डीम कर लेंगे, मान लेंगे कि सर तुमने इसको बेच दिया है, तुमने इसे सप्लाई कर दिया है। किस दिन? तुमने इसे सप्लाई कर दिया है 17 अगस्त 2020 को, इमीडिएटली बिफोर यू सीजेस टू बी द टैक्सेबल पर्सन। हम इसे डीम करेंगे, रीड करो क्या लिखा हुआ है, इसे डीम करा जाएगा टू बी सप्लाइड इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी द टैक्सेबल पर्सन। तुम सीज किस दिन हुए हो? तुम सीज हुए हो 18 अगस्त को, लेकिन हम मानेंगे कि तुमने ये सामान कब बेच दिया, तुमने ये सामान कब सप्लाई कर दिया, 17 अगस्त 2020 को ही सप्लाई कर दिया। अब जरा ध्यान से समझो, तुम 17 अगस्त को टैक्सेबल पर्सन हो, 17 अगस्त को तुम टैक्सेबल पर्सन हो, यानी कि अगर ये माना गया कि तुमने ये सामान बेच दिया है, एक्चुअली में बेचा नहीं है, एक्चुअली में बेचा नहीं है, ये तो सिर्फ डीम किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि अगर ये माने कि इसे 17 अगस्त को बेच दिया गया है, तो तुम 17 अगस्त को टैक्सेबल थे, और अगर तुम 17 अगस्त को टैक्सेबल थे तो बच्चे तुम्हें इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। खेल समझे गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम आज सीज होते हो टैक्सेबल पर्सन के लिए,
तो तुम्हारे पास आज जो सामान पड़ा हुआ है उसे हम मान लेंगे कि वो एक दिन पहले ही ट्रांसफर हो गया, और एक दिन पहले तुम टैक्सेबल पर्सन थे, और अगर ये उस दिन ट्रांसफर हुआ है तो तुम्हें गुरु जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई भी ताकत तुम्हें जीएसटी से बचा नहीं सकती है, ये तो तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बोलो भाई हां कि ना। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन मतलब कि कब इसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर आपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, अगर आपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, तो उस केस में ये डीम्ड सप्लाई वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो डीम्ड सप्लाई वाला प्रोविजन आपने अभी पढ़ा था, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप अपना बिजनेस दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं एज अ गोइंग कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, 18 अगस्त को मैंने ये बिजनेस चैतन्या के नाम कर दिया कि चैतन्या अब आप बिजनेस चलाएंगी, और मैंने चैतन्या से 1 करोड़ रुपए ले लिए। मतलब मैंने पूरा का पूरा बिजनेस चैतन्या को दे दिया। अब जब मैंने चैतन्या को बिजनेस दिया तो उसमें जो अनसोल्ड स्टॉक होगा वो भी चैतन्या को दे दिया, उसकी जो फर्नीचर लगी होंगी, जो असेट्स लगी होंगी शोरूम के अंदर, वो भी मैंने चैतन्या को दे दी। अब गवर्नमेंट को टैक्सेस का पैसा कौन देगा? चैतन्या देंगी, क्योंकि चैतन्या जब वो स्टॉक बेचेंगी तो कस्टमर से टैक्स रिकवर कर लेंगी और गवर्नमेंट को दे देंगी। बात समझ में आया? तो अगर आपने एज अ गोइंग कंसर्न अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है तो उस केस में ये डीम्ड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। दूसरा, जब आपने बिजनेस किसी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चलवाया है तो उस केस में भी आपका ये डीम्ड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मैं यूएसए जा रहा हूं, मेरी जॉब लग गई है यूएसए में, तो मैं अपने शोरूम का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने ब्रदर को बना गया हूं। मेरा ब्रदर क्या करेगा? इस बिजनेस को मैनेज करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने ब्रदर को दे दी है। ब्रदर क्या करेगा? इस पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा, मेरे बिहाफ पे सभी कंप्लायंसेस वो करेगा। जितने भी लीगल कंप्लायंसेस हैं, जितने भी एक्ट्स लगते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, सब एक्ट्स की कंप्लायंसेस जो है वो मेरा ब्रदर करेगा। तो अगर आप अपना बिजनेस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रन करवा रहे हैं तो उस केस में डीम्ड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। डीम्ड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो रहा हो। अगर बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो जा रहा है, तो डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर बिजनेस लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा रन किया जा रहा है, देन ऑल्सो डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, फॉलोइंग सप्लाई शैल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉलोइंग सप्लाई शैल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, इन्हें सिर्फ क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। जैसे अगर आप रेंटिंग करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो जो भी पैसा आपको रेंटिंग का रिसीव होगा उस पैसे पे जीएसटी लेवी होगा, और उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे आपने कोई रिलीजियस प्लेस को रेंट पे दिया, रिलीजियस प्लेस के पर्सनेट्स को रेंट पे दिया, तो गुरुद्वारा में हॉल होता है, मंदिर में हॉल वगैरह होते हैं, तो हॉल अगर आपने किराए पे दिया और वहां से पैसा रिकवर किया तो उसे आप सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को किराए पे दिया गया, वहां से जो पैसा आया उसे आप सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। इसी तरीके से कोई घर किराए पे दिया गया, वहां से जो पैसा आया उसे आप सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after the issuance of the completion certificate, where required by the competent authority, or after its first occupation, whichever इज अर्लियर। तो क्या बोल रहा है सर? कह रहा है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, कॉम्प्लेक्स का, और उसका कंसीडरेशन आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले दे दिया, वो कंसीडरेशन पूरा हो सकता है, वो कंसीडरेशन पार्टली हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो इस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर XYZ हैं,
या मेसर्स XYZ हैं, ये रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ये रियल एस्टेट डेवलपर हैं और ये एक खाली प्लॉट पे फ्लैट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना, खाली प्लॉट पे फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं और आप जो हैं इनके पास जाते हैं और इनके पास एक फ्लैट बुक करवा लेते हैं। कौन से फ्लोर पे? सर आपने 5th फ्लोर पे फ्लैट कंस्ट्रक्ट करवाया है, रूम नंबर या फ्लैट नंबर आपको दे दिया गया है 507, फ्लैट नंबर 507 आपने बुक करवा लिया है। अभी कुछ तैयार नहीं हुआ, अभी ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ आपको प्लान बताया है कि भैया यहां पर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराएंगे, ये बिल्डिंग ऐसी दिखेगी, यहां पर ये एमेनिटीज होंगी। आपने वहां पर 5th फ्लोर बुक करा लिया। अब जो फ्लैट की कॉस्ट है वो है सपोज करिए 50 लाख, ठीक है। अब XYZ डेवलपर कह रहे हैं कि भाई जब आप बुकिंग कराने आए हैं तो आपको हमें 10% पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जब यहां पर 1st फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आपको हमें 20% और देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि इस फ्लैट पे जब 10th फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आपको हमें 30% और देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा इस फ्लैट पे जब 20th फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आपको हमें 40% और देना पड़ेगा। तो टोटल अभी तक आपने कितना दे दिया? 40 नहीं, चलो 40 की जगह मैं थोड़ा कम कर देता हूं इसको, आपको 30% और देना पड़ेगा। तो अभी तक आपने उसे कितना दे दिया? सर अभी तक हमने उसे 30 + 30 60, 60 + 20 80, 80 + 10, हम 90% पेमेंट उसको दे चुके हैं। और कह रहा है कि सर जब मैं आपको पोजीशन दूंगा तो आप मेरे को बैलेंस 10% दे दीजिएगा। बात समझ में आया? मतलब अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है फ्लैट का और वो आपसे पैसा लेता जा रहा है इंस्टॉलमेंट्स में। बुकिंग के वक्त 10%, जब 1st फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 20%, जब 10th फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा 30%, जब 20th फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा तो 30%। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे आपको पेमेंट मिलती जा रही है। तो एक्ट कहता है कि ये जो XYZ रियल एस्टेट डेवलपर है, ये जो XYZ रियल एस्टेट डेवलपर है, ये क्या कर रहा है? सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। यानी कि ये जो 50 लाख का फ्लैट आपको मिलेगा इसके ऊपर GST लेवी हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आपके दिमाग में सर आई एक सवाल की घंटी, और वो घंटी ये है कि सर ये लैंड और बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लिहाजा ये गुड्स नहीं होती है, इसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगना चाहिए। और सर ये XYZ किराए पे तो दे नहीं रहे हैं, अगर रेंट पे दे रहे होते तो इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते। यहां पर तो वो फ्लैट बेच रहे हैं तो इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों बोल रहे हैं? बच्चे वो फ्लैट बेच नहीं रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे फ्लैट कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाता है वैसे वैसे वो आपसे पैसा लेते जाते हैं, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। XYZ डेवलपर इज कंस्ट्रक्टिंग फ्लैट ऑन योर बिहाफ। ओके, अगर XYZ ऐसा करते कि वो पहले पूरे फ्लैट बना लेते और उसके बाद वो आपको 5th फ्लोर का फ्लैट नंबर 507 सेल करते 50 लाख रुपीस पे, तो उस केस में इसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करते और इस पे कोई भी GST ना लगाते। क्यों? क्योंकि सर फिर वो फ्लैट बेच रहे होते। पूरा फ्लैट तैयार है, रेडी फ्लैट बेचा जा रहा है, तो वो फिर क्या है? ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है और वो आपसे पैसा ले रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और कोई बंदा अगर आपके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो आपको सर्विसेज सप्लाई कर रहा है।
बोलो भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बढ़िया था ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है, टेम्पररी अगर आप ट्रांसफर करते हो या फिर परमिट करते हो किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज करने के लिए, ये आईपीआर क्या होता है सर? आईपीआर हो गया जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है ना, ट्रेडमार्क, ठीक है। अगर आप किसी को कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लोगो वगैरह वगैरह, अगर आप ये आईपीआर किसी को यूज करने के लिए देते हो और आप उससे पैसा चार्ज करते हो, बेच नहीं रहे हो, यूज करने के लिए दे रहे हो, टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर आप उसे टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे जो ऑथर होता है वो पब्लिकेशन हाउस को कॉपीराइट टेम्पररी ट्रांसफर करता है कि तुम मेरे बिहाफ पे बुक को क्या करो, पब्लिश करो और बेचो मार्केट में, और मुझे उसके बदले में क्या देना, रॉयल्टी। तो वो कॉपीराइट टेम्पररी देता है पब्लिशिंग हाउस को, पब्लिशिंग हाउस उस पर बुक पब्लिश करती है और ऑथर को रॉयल्टी देती है। सिंगर गाना गाता है, म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोज करता है और म्यूजिक कंपनी को दे देता है, और म्यूजिक कंपनी उस पे क्या देती है, कंपोजर को और सिंगर को रॉयल्टी देती है। तो यहां पर ये जो सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है, ऑथर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं आईपीआर, और जो पैसा उन्हें मिलता है उस पे जीएसटी लगाया जाता है, और इस ट्रांजैक्शन को जो ऑथर लोग कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अगला आता है कि अगर आप डेवलप कराते हो, डिजाइन कराते हो, प्रोग्राम कराते हो, कस्टमाइज कराते हो, अडॉप्ट करते हो, अपग्रेड करते हो, एनहेंस करते हो, इंप्लीमेंट करते हो आईटी सॉफ्टवेयर को, तो अगर आप आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हो अपने लिए, तो इसे क्या बोला जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करवा रहे हो तो इसे क्या बोला जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। अपग्रेड करा रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो, कस्टमाइज करवा रहे हो, अपग्रेड करवा रहे हो, तो ये हमेशा क्या होगा सर, ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, मतलब जिसे हम अपने हिसाब से डिजाइन नहीं करवाते हैं, वो जैसा है एज इट इज हमें यूज करने पड़ते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, टू बी यूज्ड एज इट इज, टू बी यूज एज इट इज, उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट नहीं होता है, वो कॉमन टू ऑल होते हैं, टू बी यूज एज इट इज। अब अगर ये टू बी यूज एज इट इज, अगर आप इन्हें परचेज करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, और अगर आप इसे ऑफलाइन परचेज करते हो तो ये सप्लाई ऑफ गुड होता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने एक कोचिंग मैनेजमेंट ऐप बनवाया, ठीक है ना, मैंने एक कोचिंग मैनेजमेंट ऐप डेवलप करवाया, इसके अंदर जो फीचर्स थे वो मैंने कस्टमाइज करवाए अपनी नीड्स के हिसाब से, मुझे जो जो चीजें चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने कस्टमाइज करवाए। अब ये जो कोचिंग मैनेजमेंट ऐप मैंने डेवलप करवाया है, ये क्या कहलाएगा सर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है ना, मतलब जो डेवलपर ने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसने मुझे क्या दिया है, उसने मुझे सर्विसेज दी है, ठीक है। अब मैंने एक लैपटॉप खरीदा और उस लैपटॉप के लिए मुझे एंटीवायरस चाहिए था। अब जब एंटीवायरस आता है तो दिमाग में हमारे पास एक नाम आता है, क्विक हील। अब मैं क्विक हील को उनकी वेबसाइट से परचेज करता हूं और एक डाउनलोड लिंक आ जाता है, मैं वहां से उसे डाउनलोड कर लेता हूं। तो ये क्या है सर, ये है सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं ऑफलाइन किसी कंप्यूटर शॉप में जाऊं और उनसे सीडी या डीवीडी परचेज कर लूं क्विक हील एंटीवायरस की, तो ये क्या कहलाएगा सर, फिर उस केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा।
तो अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे देन इट विल बी द सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑनलाइन खरीदेंगे देन इट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर हम तो जाते हैं गूगल में और सर्च करते हैं फ्री एंटीवायरस, और एक वेबसाइट आती है, उस वेबसाइट पे हम क्लिक करके वहां से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? बच्चे अगर आप फ्री एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हैं मतलब कि इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो सर ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, इसको साफ साफ बोलें तो इट इज नॉट अ सप्लाई। बोलो भाई, सॉफ्टवेयर वाला प्रोग्रामिंग क्लियर हुआ? इसके बाद अगला पॉइंट आता है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। तो अगर आप किसी ऑब्लिगेशन के लिए एग्री करते हैं कि आप कुछ करोगे या फिर आप कुछ नहीं करोगे या फिर आप कोई सिचुएशन को टॉलरेट करोगे, तो उसे क्या बोला जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। जैसे लेट चार्जेस recovered from the supplier for the non-fulfillment of the contract within the stipulated time। तो अगर सप्लायर ने आपको गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं किए तो आपने लॉस की सिचुएशन को टॉलरेट किया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास गुड्स टाइम से आ जाते तो आप प्रोडक्शन टाइम से करते तो आप आगे अपने गुड्स को टाइम से सप्लाई कर पाते। तो अगर आपके सप्लायर ने आपको गुड्स लेट डिलीवर किए जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा, तो आप अपने सप्लायर से लेट पेमेंट चार्जेस रिकवर कर रहे हो कि भाई तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे टॉलरेट करने के लिए हमने क्या किया? पैसा चार्ज किया। टॉलरेट किसको किया? हमने लेट डिलीवरी को टॉलरेट किया। लेट डिलीवरी टॉलरेट करने के लिए हमने सप्लायर से पैसा लिया, तो इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे लगा दिया जाएगा जीएसटी। सिमिलरली आपने लोन लिया बैंक से, और जब आप लोन लेते हो तो उसमें एक अर्ली टर्मिनेशन का क्लॉज होता है कि आप जल्दी लोन को रीपे करके अपना लोन अकाउंट क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अर्ली टर्मिनेशन करते हो लोन का, तो बैंक आपसे सर्टेन चार्जेस लेती है। वो सर्टेन चार्जेस किस बात के हैं? क्योंकि वो आपकी वजह से अपने इंटरेस्ट का नुकसान उठाएगी। क्योंकि लोन अगर लंबे पीरियड के लिए चलता तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता, लेकिन अगर आप प्री मैच्योरली उसे रीपे कर देते हो तो बैंक के इंटरेस्ट का नुकसान होता है। तो इसके लिए वो आपसे क्या ले लेती है? कुछ चार्जेस लेती है, जिसको बोलती है अर्ली टर्मिनेशन चार्जेस। तो बैंक अपने इंटरेस्ट का नुकसान टॉलरेट करेगी, इसके लिए वो आपसे 50,000 रुपए ले रही है। इसे भी हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, या फिर कुछ सहने के लिए अगर आप पैसा चार्ज करते हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। पॉइंट नंबर 6, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन कौन सी कंपोजिट सप्लाई आ रही है? पहला आ रहा है इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration, commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, is involved in the execution of such contract। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा है और वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई कर देगा, और जो पैसा वो चार्ज करेगा उसे अपन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बोलेंगे, और इसे हम सर्विस की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे मुझे एक घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, ठीक है ना, मुझे एक हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है और मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर करूं, लेबर को हायर करूं और अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाऊं। तो मैंने क्या किया? मैंने मिस्टर एक्स को पकड़ा। मिस्टर एक्स कौन है? सर मिस्टर एक्स एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, और मैंने इनसे कहा कि यार मुझे ये इस तरीके का कुछ घर चाहिए। मतलब मैंने उसे आर्किटेक्ट का डिजाइन दे दिया
और सामान कैसा कैसा लगेगा, ये सारी चीजें मैंने उसे एक्सप्लेन कर दी कि मुझे मेरे बेडरूम ऐसे चाहिए, मेरे को मेरे बाथरूम ऐसे चाहिए, मेरे को डाइनिंग एरिया ऐसा चाहिए, मेरे को गेस्ट एरिया ऐसा चाहिए। मैंने सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर दिया, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मिस्टर एक्स ने कहा कि ठीक है सर, मुझे सब बातें आपकी समझ में आ गई, आप मेरे को 2 करोड़ रुपए दो और मैं इस 2 करोड़ रुपए में आपका पूरा हाउस रेडी कर दूंगा। आपको इस 2 करोड़ के अलावा मुझे एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। लेबर को हायर करना, रॉ मटेरियल खरीदना, सारी जिम्मेदारी मेरी। ये घर मैं बनाऊंगा अपना समझ के, बस आप मुझे खर्चा करने के लिए 2 करोड़ रुपया दे दो, मैं आपके सपनों का महल तैयार कर दूंगा। मैंने कहा ठीक। तो मैंने जब मिस्टर एक्स को ये 2 करोड़ रुपए दिए तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, घर बनाएंगे, तैयार करेंगे और बाद में मेरे को घर जब रेडी हो जाएगा तो उसकी चाबी पकड़ा देंगे। तो एक्ट कहता है कि मिस्टर एक्स ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया, फैब्रिकेशन किया, इरेक्शन किया, मॉडिफिकेशन किया। तो इधर मिस्टर एक्स ने जसमीत को क्या किया है, इधर मिस्टर एक्स ने जसमीत को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान से समझना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नॉर्मल डेफिनेशन में समझो तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर गुड्स का सप्लाई और सर्विसेज का सप्लाई दोनों होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो सप्लाई होती है जहां पे गुड्स और सर्विसेज दोनों होती है। लेकिन जीएसटी के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जब डेफिनेशन लिखी गई तो इस डेफिनेशन में सिर्फ किसको जगह दी गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। जीएसटी के लिए वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। जीएसटी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो काम जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसी तरीके से रेस्टोरेंट में सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। आसान भाषा में बोलूं तो इट इज नथिंग बट रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में जहां पर आपको फूड और एनी अदर आर्टिकल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मिलता है इंक्लूडिंग ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक ड्रिंक, तो उधर भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज चल रही हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक को क्यों छोड़ दिया सर? अल्कोहलिक ड्रिंक को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके ऊपर वैट और एक्साइज लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। तो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर फूड सर्व हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्व हो रहे हैं और अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्व हो रहे हैं, तो वहां पे फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी कौन सा वाला? सर्विसेज वाला। और जो अल्कोहलिक बेवरेजेस, उसको तो बेवरेज नहीं बोलेंगे, अल्कोहलिक जो ड्रिंक सप्लाई हो रही हैं उस पे क्या लगेगा? उस पे आपका वैट लगेगा, यानी कि ओल्ड रिजाइम के हिसाब से। बात समझ में आया? तो बी वाले पॉइंट में किसकी बात हो रही है? बी वाले पॉइंट में रेस्टोरेंट की बात हो रही है और ए वाले में इमूवेबल प्रॉपर्टी के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें हो रही हैं। आज के लिए इतना रख रहे हैं, इसके आगे की बात जो है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि मैं 7-2 भी वाइंड अप कर लूंगा, पर कोई नहीं। चलो नेक्स्ट टर्न पे आपका ये चैप्टर अपन ओवर कर लेंगे। नेक्स्ट टर्न